हाँ, हम लोग आरोप पर बात कर रहे थे आपका 243 सब सेक्शन 5 यहां तक बात की थी। यह 220 सब सेक्शन 5 पूर्व का क्या कहता था? इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 पर प्रभाव नहीं डालेगी। और वहां कहता था ये इस सेक्शन की कोई बात इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 71 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आपने 220 उसे देखा था। 3 और 4 यही 3 और 4 में ये बात कही गई थी कि जबकि किसी का एक ही काम विधि की दो भिन्न परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, तो फिर क्या किया जा सकेगा? दोनों अपराधों के लिए उस पर आरोप भी लगा सकेंगे और दोनों अपराधों के लिए उसे दोष सिद्ध ये भी कर सकेंगे, क्योंकि दोष सिद्धि प्रक्रिया का भाग है और दंड देना ये सारभूत विधि का अधिकार है। इसलिए जब दंड देंगे तो दंड का विस्तार कितना हो इसके संबंध में सारभूत विधि वही प्रावधान करेगी। लेकिन दोष सिद्धि तक किस प्रकार दोष सिद्धि की जाएगी और किस प्रकार दोष सिद्धि नहीं होगी, इस संबंध में जो व्यवस्था है वो प्रक्रिया की विधि यही मिलेगी। इसलिए 220(3) और 220(4) ये 243(3) और 243(4) वहां दोष सिद्धि के संबंध में व्यवस्था की गई है, दंड के संबंध में नहीं। और अगर ये सूत्र नहीं समझा तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। दंड बिल्कुल अलग बात है और आपका दोष सिद्ध होना ये बिल्कुल अलग बात है। 302 के लिए अगर आपको दोष सिद्ध किया गया है तो 307 के लिए दोष सिद्ध किया गया है। और जिस समय विचारण की शुरुआत हो रही थी उस समय यह नहीं मालूम था कि 307 इसे हम सिद्ध कर पाएंगे या 302 भी सिद्ध हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं पता था। अब आप ये कहेंगे कि अगर 307 हुई और व्यक्ति की मृत्यु हुई तो 302 ही बनी, नहीं, ये कुछ जरूरी नहीं है। आपने वो चोट व्यक्ति को पहुंचाई जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो सकती थी, हो ही तो सकती थी, हुई तो नहीं। और बचाने वाला हमेशा बड़ा है। यह भी हो सकता है कि आपने तो पहुंचाई लेकिन पहुंची नहीं। भाई पहुंची ये तभी तो है जब लगे। आपने गोली चलाई, वो गिर गया, ठीक है। ये आवश्यक और अनिवार्य थोड़ा ही है कि आप जब भी गोली चलाओगे तो टारगेट हिट ही होगा। भाई ऐसा कोई वरदान ये तो आपको मिला नहीं कि आप जब भी किसी को मारने की इच्छा से गोली चलाओगे तो उसे गोली लगेगी भी और आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम ये घटित भी होगा। ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं। हो सकता है उसे गोली छुए भी ना, तो क्या आपकी दोषिता कम हो गई है? आपका मन कम दोषी है? आप तो अभी भी उतना ही दोषी हो। आपने तो मारने के लिए ही चलाई थी और आपको दंड आपकी मानसिक दशा इसके मुताबिक मिलना चाहिए। जो हुआ वो तो कृपा है, उससे आपका क्या लेना देना। और वो कृपा सामने वाले को इसलिए मिली है कि उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसके कर्मों का लाभ आपको तो नहीं मिलेगा, आपको तो आपके कर्म का दंड ये मिलेगा। हां ये ठीक है कि अगर गोली लग जाती है, कोई गोली चलाता और उसकी लगती और आपने भी चलाई लेकिन आपकी लगी नहीं, तो उसकी दोषिता और आपकी दोषिता इसमें फर्क है। इसमें फर्क है, नो डाउट। और उसकी गोली कहां लगी है? आपने भी चलाई, आपकी भी लगी, लेकिन आपकी जहां पर लगी
और उसने चलाई और उसकी भी लगी और उसकी जहां पर लगी, इन दोनों गोलियों ने अलग अलग परिणाम पैदा किया। आपने चलाई, लगी किंतु हाथ में, उसने चलाई, लगी लेकिन दिमाग में। आपने जिसके गोली मारी थी वो भी बचा और उसने जिसके गोली मारी थी वो भी बचा, लेकिन आपने जिसके गोली मारी थी उसके भविष्य के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ये नहीं आई। गोली का घाव ठीक हो गया, अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह चलने लगा। और आपने गोली चलाई, लगी भी, बच भी गया, लेकिन ता जिंदगी बिस्तर पर रहेगा, ऐसा किसका कहना है? न्यूरोलॉजी, जो दिमाग के डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है। अब जिंदगी में कभी नहीं चलेगा, तो उसकी स्थिति मृत व्यक्ति से कम नहीं है। तो इन सारे गोली चलाने वालों का, ठीक है, जो कृत्य है वो एक ही दंड से दंडित होने योग्य नहीं है। इसीलिए आप आईपीसी में धारा 307 के दंडों को पढ़ेंगे तो कहता है कि 10 साल तक का कारावास उस दशा में जबकि गोली ने चोट पहुंचाई न हो, तो 10 साल तक का कारावास, और अगर गोली ने चोट पहुंचा दी है तो उपरोक्त प्रकार का कारावास यानी 10 साल तक। इसके अलावा आजीवन कारावास और मृत्युदंड यह भी मिल सकता है कतिपय दशाओं में। यह आईपीसी की बात कर रहा हूं, नए जो आपका न्याय संहिता है इसमें बाकी सब तो बदल गया। मृत्युदंड के संबंध में क्या स्थिति है यह हमने नहीं देखी अभी, लेकिन वो संदर्भ भी नहीं है यहां। हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि दोष सिद्धि यह अलग बात है और दंडित होना यह अलग बात है। जब भी आप 302 इसके लिए दंडित किए जाएंगे तो 307 के लिए आप दंडित होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर 307 का आरोप है तो हो सकता है व्यक्ति के मरने के बाद भी आप 302 के दोषी न हो। लेकिन ये सारी बातें हम शुरुआत में नहीं जान सकते। आरोप कब लगेगा? जब विचारण की शुरुआत हो रही होगी, और उस समय में नहीं मालूम है कि हम क्या साबित कर पाएंगे। ठीक है, गोली आपने मारी, आदमी अस्पताल में भर्ती था, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो सकती थी उस चोट से, 307 इसके अंतर्गत मामला आता है और आपका विचारण होगा। लेकिन मिस्टर एक्स जिनके गोली लगी थी लगभग ठीक हो गए थे, लगभग ठीक हो गए थे, और सांप आया और उसने काट लिया और उसी घाव में काट लिया। ठीक है ना, उसी घाव में काट लिया। या फिर सांप के जहर को हैंडल किया जा रहा था। सांप के जहर को निकालते हैं ना, बहुत सारी दवाओं में काम आता है, और बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई और जहर की एक बूंद खुले घाव में गिर गई तो परिणाम तो वही देगी। भाई सांप करता क्या है? काटकर आपके ब्लड में ही तो पहुंचाता है, जहर को वो वहीं से पहुंच गया, प्रक्रिया अलग हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई है, लेकिन ये सब बातें कब होंगी? जब साक्ष्य आ जाएगा तब पता लगेगा ना कि जहर की बूंद कैसे ब्लड में पहुंची थी। विचारण की जब शुरुआत हो रही है तब तो हमारे सामने ये है कि आपने गोली मारी, आदमी मर गया। तब तो ये है ना, प्रोसिक्यूशन ये बता नहीं रहा, ये डिफेंस एविडेंस का जो राइट है उससे आ रही है बात। डिफेंस ने इसको साबित कर दिया कि ब्लड इस ढंग से ब्लड में जहर पहुंचा था। लेकिन डिफेंस एविडेंस की स्थिति कब आएगी? जब संपूर्ण ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, यानी अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी हो जाएगी, देन डिफेंस एविडेंस की स्थिति आएगी। शुरुआत में यही बताया जा रहा कि
गोली मारी और आदमी मर गया। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय अगर 220(3) या 220(4) जैसी स्थितियां नहीं होंगी तो डिफरेंट आरोप बन ही नहीं पाएंगे, डिफरेंट आरोप नहीं बन पाएंगे। इसलिए और न्याय इसे किया जाना अपेक्षित है। और न्याय कौन करेगा? राज्य। तो राज्य की ओर से जो कानून आए उसमें यही बात होनी चाहिए कि दोनों अगर एक ही काम से दो अपराध बन सकते हैं तो आरोप दोनों में विरचित कर दिया जाए। जब दंड की स्थिति आएगी तब देख लेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। तो आरोप की विरचना हर उस धारा में हो सकती है, क्योंकि जब ट्रायल शुरू हो रहा होगा उस समय यह नहीं मालूम है हमें कि हम क्या साबित कर पाएंगे। उस समय अभिलेख पर जो कुछ मौजूद है वो साक्ष्य नहीं है, वो प्रस्थापित साक्ष्य है, प्रपोज्ड एविडेंस है। इसलिए हम ये नहीं साबित कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है कि इस समय हम क्या करें। तो इसलिए 220(3) या 243(3) क्या कहता है कि अगर व्यक्ति ने जो काम किया है उससे विधि की एक ही धारा के अंतर्गत अनेक अपराध बन सकते हैं, तो आरोप सबके लिए लगाया जा सकेगा। आरोप 307 में भी हो सकता है, आरोप 302 में भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी हो सकता है, होगा ही ये नहीं है। अगर एविडेंस थोड़ी स्थिति में कहीं ये बात आ रही है कि अक्यूज का ये कहना है कि हम 307 के दोषी भले ही हो, 302 के कतई नहीं, तो उसकी बात का भी ध्यान रखिए ना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के समय 307 302 दोनों में लगा दीजिए आरोप, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अक्यूज ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भाई हमने गोली चलाई, क्योंकि कन्फेशन बिफोर पुलिस इसका कोई मतलब नहीं है। अभियोजन ये बता रहा है कि अक्यूज ने हमें यह बयान दिया कि उसने गोली चलाई, किंतु मौत जहर की मिसहैंडलिंग से हुई है। तो रिकॉर्ड पर तो है ना ये बात, तो दोनों में बना दीजिए आरोप, क्या दिक्कत है। जो साबित होगा होगा लास्ट में, ठीक है ना। तो जब विधि की दो धाराओं के अंतर्गत एक ही काम आता हो तो दोनों धाराओं के अंतर्गत आरोप बन सकता है, बनेगा ही ये नहीं है। प्रक्रिया इसमें बहुत सारे विकल्प कार्य के कर्ता के लिए इसलिए छोड़े जाते हैं कि जो सिचुएशंस हैं ये वेरीड हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो सारी सिचुएशंस के से निपटने के लिए तत्काल कानून बनाया तो नहीं जाएगा, जो कानून है उसी से काम चलाया जाएगा। तो विकल्प खोले जाते हैं। तो कहता है 243(3) में कि एक ही धारा है, उसके ठीक है अंतर्गत दो भिन्न प्रकार के, सॉरी एक ही कृत्य है, एक ही धारा नहीं, एक ही कृत्य है, और उसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बनने वाले अपराध ये आ सकते हैं। तो सबके लिए आरोप लगा देंगे, क्योंकि आरोप इससे मात्र दो सिद्धि होगी। जब दंड की बात आएगी तब सबस्टेंटिव लॉ के प्रोविजंस देखे जाएंगे, क्योंकि दंड के विस्तार को तय करना, दंड की प्रकृति को तय करना, ये सारा हक किसका है? सबस्टेंटिव लॉ का। 220(4) यानी 243(4) वो ये कह रही थी कि आपने दो भिन्न प्रकार के अपराध किए, दो अपराध किए आपने, दो या अधिक किए। और अपराध किए इसका मतलब कृत्य किया, क्योंकि कृत्य ही अपराध है और कृत्य ही आपका पुण्य है। कृत्य एक निष्पक्ष चीज है, कृत्य स्वयं में ना अपराध है और कृत्य स्वयं में न तो पुण्य, कुछ भी नहीं है। कृत्य तो सिर्फ एक चीज है। जैसे व्यक्ति के अंदर सिर्फ ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का उपयोग वो किस ओर करेगा ये स्वयं व्यक्ति पर निर्भर है और परिस्थितियों पर निर्भर है।
टीचर्स जैसे क्या क्या करते हैं, कई बार आप देखेंगे टीचर्स उस बच्चे को प्रमोट करते हैं जो आते ही सर नमस्ते और फलाना और दिमाग, यानी जो इंस्ट्रक्शंस व्यवस्था से मिल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जरा आप ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान दीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की वृत्ति किसमें पाई जाती है? क्योंकि जो सपूत है वो लीक छोड़कर चलेगा, ठीक है। सपूत की वृत्ति क्या है? लीक क्षण तीनों चले, वो रास्ते पर नहीं चलेगा, वो व्यवस्था के निर्देशों का पालन नहीं कर सकता। व्यवस्था के निर्देशों का पालन सिर्फ दो लोग करेंगे, एक जिसमें व्यवस्था के निर्देश का उल्लंघन करने का न तो साहस है, जो डरपोक है वृत्ति से, और ना एडवेंचर, इसको जानने की इच्छा। और जिंदगी एडवेंचर जानने से आगे बढ़ती है। जो कुछ पहले से उपलब्ध है अगर उसी से आप संतुष्ट रहेंगे तो विकास नहीं हो सकता। जब आप उससे असंतुष्ट हो जाएंगे तब कुछ खोजेंगे नया और तब विकास होगा। तो अगर आप व्यवस्था से बंधे हुए हैं, व्यवस्था के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो फिर आप सपूत तो हो ही नहीं सकते, आप सपूत नहीं हो सकते। इसलिए जो क्लास का सबसे मिस्चीवियस बच्चा होता है वही क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बनता है। जरूरी नहीं है कि बनेगा ही, अनिवार्यता नहीं है, आवश्यकता है। आप में अगर व्यवस्था के निर्देशों को, ठीक है, उल्लंघन करने का मादा ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्यवस्था के निर्देशों का पालन सिर्फ या तो वो करता है जिसमें पौरुष, पुरुषार्थ ये है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो व्यवस्था के निर्देशों का पालन करते हुए अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा। और दूसरा धूर्त, जो अंदर से कतई नहीं अच्छा, और वो हम सब हैं, वो हम सब हैं। हम लोग कानून इसलिए नहीं मानते कि कानून में अच्छाई है, ये हमें पता लग गया है, नहीं, हम इसलिए मानते हैं कि कानून का पालन अगर न किया तो जो स्थिति पैदा होगी उससे निपटने में जब वो हम झेल नहीं पाएंगे, इसलिए पालन करते हो। इसीलिए जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम कानून का उल्लंघन करते हैं। अगर ये पता हो कि कानून अच्छा है इसलिए हमें पालन करना चाहिए तो उल्लंघन कभी नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे ही कानून का पालन। यही कारण है। तो व्यवस्था के निर्देशों का पालन दो ही करते हैं, तो धूर्त और या मूर्ख। व्यवस्था के निर्देशों का उल्लंघन हमेशा वो बच्चा करेगा जो सपूत होने वाला है। और इसीलिए जब तक हम टीचर रहे हमने हमेशा ऐसे बच्चों को प्रमोट किया जो मेरी एक नहीं सुनते थे। हमें मालूम है वही सुनेंगे और वही बेहतर सुनेंगे। ये जो निर्देशों का पालन करे या तो ये मूर्ख हैं या धूर्त हैं। और इसीलिए एक सामान्य शिक्षक से हमारी कभी नहीं बनी। वो व्यवस्था के निर्देशों का पालन करने वाले व्यक्ति को महत्व देता है और हम उसका उल्लंघन करने वाले को महत्व देते हैं। ऊर्जा तो वही है, हम किशोर उसे रूपांतरित कर दे। वो जो आज शैतानी कर रहा है वही कल अच्छा काम करेगा। ऊर्जा है उसके अंदर, वो सपूत है, वो रास्ते का पालन नहीं कर सकता। हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो विद्वानों ने सही रास्ता बताया है उस पर उसे लाने की कोशिश करें। तो जितना वो इस पर चल रहा है उतना ही इस पर चलेगा और इससे बहुत आगे जाएगा। ये तो मूर्ख हैं, ये तो धूर्त हैं, इनके बस का कुछ भी नहीं है। यहां हम डिफर हो जाते थे अपने साथियों से और इसलिए हम गालियां खाते थे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे 243 सबसेक्शन 5 पर, 243 सबसेक्शन 4 पर। आपका एक ही काम है, ठीक है, और वो विधि की दो भिन्न धाराओं में आने वाला अपराध है। सॉरी, ये 243 3 है, 243 4, जबकि आपने दो भिन्न भिन्न काम किए।
भिन्न भिन्न काम किए और काम किए, ठीक है, तो वे अपराध भी हो सकते हैं और वे पुण्य भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। आपने दो भिन्न अपराध किए हैं, अर्थात आपने दो भिन्न काम किए हैं, लेकिन उन्होंने मिलकर एक नए अपराध को जन्म दे दिया। आपने दो अपराध किए और वे मिलकर भिन्न अपराध बन गए हैं, लेकिन यह पता कब लगेगा? जब विचारण खत्म हो जाएगा। और आरोप की विरचना हमें उस समय करनी है जिस समय हम विचारण शुरू कर रहे हैं। वो विचारण को शुरू करने की पूर्ववर्ती शर्त है, स्थिति का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो यहां पर हम आप पर उन सारे अपराधों को करने का आरोप लगा देंगे। हम ये भी कहेंगे आपने मारा, हम ये भी कहेंगे आपने उसकी चीज चुराई, अब चुराने के लिए मारा था। ये चुरा लेने के बाद उसके द्वारा आपको बुरा भला कहने पर आपने उसे मारा था। ये विचारण से पता लगेगा कि अगर चुराने के लिए मारा था तो लूट है, और चुरा लेने के बाद उसके बुरा भला कहने पर मारा था तो फिर ये चोरी और उपहतिकारित करने का मामला है। तो ये पता कब लगेगा? ये तो जब ट्रायल हो जाएगा तब पता लगेगा ना। और हमें तो ट्रायल की शुरुआत करनी है, इसलिए 243 सबसेक्शन 4 ये व्यवस्था देता है। ये बातें समझने में हमें बड़ा समय लगा है, बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि बात स्थितियों की है कि हम कब निर्णय कर रहे हैं, इसकी है बात। तो 243 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आपने यदि भिन्न भिन्न कृत्य किए हैं और वे कृत्य स्वयं में अपराध हैं और मिलकर भिन्न अपराध बना देते हैं, तो आपके ऊपर आरोप सभी के लिए लगा देंगे। लेकिन जब दंड का मामला आएगा तब 243 सबसेक्शन 5 काम करना शुरू कर देगा। और 243 सबसेक्शन 5 कहेगा कि हम ध्यान किसका रखेंगे? सबस्टेंटिव लॉ का, क्योंकि दंड का विस्तार तय करना, दंड की प्रकृति को तय करना उसी का काम है। और पूर्व में ये कौन सी थी? आईपीसी, और वर्तमान में कौन सी है? भारतीय न्याय संहिता। दंड के विस्तार को इन दशाओं में तय करने के लिए जो आईपीसी में सेक्शन था 71, और जो न्याय संहिता में सेक्शन है वो कौन सा है? ठीक है, 9। इसीलिए उसके लिए लिखा है कि इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के प्रावधानों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी प्रभाव न डालने की बात क्या हुई? इसका मतलब यह हुआ कि जब दंड का विचार हम करेंगे कि व्हाट पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड, तो हम इससे अप्रभावित हो जाएंगे। हम सिर्फ उसी न्याय संहिता के प्रावधानों का और उनमें भी विशेषकर धारा 9 का ध्यान रखेंगे, उस पर कोई प्रभाव इस सब का नहीं पड़ेगा। यानी दंड का विस्तार हम उसी से तय करेंगे। इन शब्दों का जो सम्मिलित प्रभाव होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। और धारा 9 क्या कह रही कि अगर व्यक्ति के ऊपर एक ही कार्य से बनने वाले एक से अधिक आरोपों का आरोप लगाया गया है, तो जब तक कि स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड न हो कि उसे सभी के लिए दंडित किया जाएगा, तब तक जो सिद्धांत धारा 9 में दिए गए उनका ध्यान रखा जाएगा। और उन सिद्धांतों में से जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जो क्योंकि यहां पर हम समरी में बताएंगे, जब न्याय संहिता सेक्शन 9 या 71 पढ़ाएंगे तब बात विस्तार में चलेगी, लेकिन यहां हम सिर्फ समरी में बताएंगे। वहां जो सबसे प्रमुख बात कही है वो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर व्यक्ति इसके ऊपर ऐसे कार्य को करने का आरोप है जो विधि की दो भिन्न धाराओं में अपराध का किया जाना ये कहता है, तो आरोप तो यहां लगा दिया, हो सकता दोनों के लिए दोष सिद्ध हो जाए। लेकिन जब दंड देंगे तो उनमें से जो गुरुतर दंड, ज्यादा दंड जिसमें प्रोवाइड है, उससे अधिक दंड हम नहीं देंगे। यानी 307, 302 दोनों का आरोप है, तो आप मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो आजीवन कारावास। आप इस प्रकार दंडित नहीं कर सकते कि आजीवन कारावास से अधिक हो जाए। हालांकि आजीवन कारावास से अधिक हो भी नहीं सकता, लेकिन अन्य अपराध भी हैं। आपके ऊपर चोरी का भी आरोप है,
उपहति कारित करने का भी आरोप है और लूट का भी आरोप है। तो चोरी में 3 साल, उपहति कारित करने में 1 साल, और लूट में कितना, 7 साल और 14 साल तक ऐसे दिया है। ठीक है, अब मानिए 7 साल तक वाला मामला या 10 साल तक का मामला, 7 हो सकता है 10 भी हो, हमें याद नहीं है, दंड का विस्तार आप देख लेंगे, लेकिन मान लीजिए 10 है या मान लीजिए 7 है, जो भी है, तो 7 तक है ना, 10 तक है ना, तो आपने लूट के लिए दे दिए 2 साल। जब लूट के लिए, ठीक है, आपने 2 साल दे दिया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उपहति कारित करने के लिए 1 साल, ठीक है, और आपका चोरी के लिए 3 साल ये दे दें, क्योंकि 3 1 4 और लूट के लिए कितना हो जाएगा, 2 साल, ठीक है ना। टोटल ये बनना है 6 साल। और वहां क्या प्रोवाइड है, वहां ये प्रोवाइड है कि उनमें तो जो गुरुतर अपराध है उसमें जितना दंड प्रोवाइड है उससे अधिक दंड, ठीक है, नहीं दिया जाएगा। ये भी एग्जाम्पल ठीक नहीं बना, ठीक है। मानिए 10 प्रोवाइड है, ठीक है, लूट में मान लीजिए 10 साल प्रोवाइड है, आपने लूट में पूरा 10 साल दे दिया, ठीक है, और चोरी में 3 साल दे दिया, ठीक है, 10 3 13 हो गए, ठीक है, और आपने उपहति कारित करने के लिए 1 साल दे दिया, तो कितना बन गया, 14 साल, जबकि लूट में 10 ही प्रोवाइड है। आप इन तीनों में इस प्रकार से दंड का विभाजन करेंगे कि 10 से ऊपर कतई ना जाए, 10 से ऊपर कतई ना जाए, क्योंकि सबसे गुरुतर अपराध वही है, ठीक है, सबसे गुरुतर अपराध वही है। अगर लूट के लिए 10 प्रोवाइड है तो चोरी और आपका उपहति कारित करना इससे कम गंभीर अपराध हैं। इन्हें मिलाकर आप लूट के लिए जो अपराध प्रोवाइड है उससे ज्यादा आप दंड नहीं दे सकते, क्योंकि कानून की मंशा यही है कि जिसने लूट की है उसे अधिकतम 10 साल मिलना चाहिए। और लूट में चोरी और उपहति दोनों का होना जरूरी है। यद्यपि यह ठीक है कि इस मामले में चोरी अलग की गई, ठीक है, उपहति अलग कारित हुई, ये ठीक है, लेकिन आप इस प्रकार से दंडित नहीं कर सकते कि जो गुरुतर अपराध है उससे ज्यादा अपराध के लिए आप दंडित कर दें। ये ठीक नहीं है। ये कानून की नजर से देखें या सामान्य व्यक्ति की नजर से देखें, ये अन्याय सा दिखाई देता है। जो गुरुतर है, सबसे गंभीर है, उससे ज्यादा दंड कैसे दे देंगे हम, ठीक है ना। यही स्थिति 243 सेक्शन 4 के लिए रहेगी कि अगर आपने भिन्न भिन्न अपराध किया और मिलकर भिन्न अपराध बना दिया तो दोष सिद्ध आप सभी में कर दें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दंड देंगे तो सेक्शन 9 के प्रोविजंस के मुताबिक आप देंगे, और उन सारे अपराधों में जो सबसे बड़ा अपराध है उसमें जो दंड प्रावधानित है उससे अधिक दंड आप नहीं देंगे, ठीक है ना। ये कहा तो दंड की बात अलग है और आरोप की बात अलग है। अब हम लोग बात करेंगे 244 क्या कह रहा है, कहता है जहां इस बारे में संदेह है कि अपराध किया गया है, वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस, ठीक है, हिंदी में थोड़ा स्पष्ट नहीं है भाषा में, अंग्रेजी में भाषा ज्यादा क्लियर है। कहता है वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जबकि ये पता ही नहीं लग रहा कि क्या अपराध किया गया। हमें आरोप की विरचना करनी और हम इस बात पर जिसे कहीं मुतमईन नहीं हो रहे हैं कि क्या अपराध किया गया है। मामले ऐसे हो सकते हैं कि हमारे सामने जो मामला मौजूद है इसमें क्लियरली पता लग रहा है कि क्या अपराध किया गया। जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें विवाह की तारीख ये भी तय होकर आ गई कि विदिन 7 ईयर शादी हुई थी। जिस समय मृत्यु हुई मृतका की उस समय 7 ईयर शादी को कंप्लीट नहीं थे। बिल्कुल क्लियर है, शादी का कार्ड मिल गया, दोनों पक्षों में इस बात पर कोई मतभेद भी नहीं है शादी की डेट को लेकर, तो एकदम क्लियर है। मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई वे परिस्थितियां वो हैं जिनके अंतर्गत धारा 304B का अपराध कॉन्स्टिट्यूट होता है। वे परिस्थितियां दाह के परिणाम स्वरूप, लेकिन दाह के परिणाम स्वरूप मौत है, ठीक है, तो दाह काहे के लिए किया गया था। अगर दाह
दहेज के लिए किया गया था तो 304 भी है। अगर दहेज की मांग के बिना सिर्फ मार डालने के लिए दाह किया गया था तो 302 है। उसने दाह खुद कर लिया था लेकिन मजबूर आपने किया था तो 306। एक्सीडेंटली दाह हो गया, किया किसी ने नहीं, तो ये कुछ नहीं है भाई, फिर तो ये दुर्घटना है। किसी ने लापरवाही की, ठीक है ना, उसका जो दोष है वो सिर्फ इतना कि लापरवाही की और इसकी वजह से आग लगी और दाह हो गया तो 304 ए है, ठीक है ना। तो दाह हुआ है, इसके आधार पर तो हम कुछ तय नहीं कर सकते कि क्या हुआ है आखिर, ठीक है ना। दाह ही तो है। शादी को 7 साल अभी नहीं हुए, यही स्थिति तो है, ठीक है। वो दहेज के लिए परेशान भी करते थे, तब भी तो ये सारी स्थितियां हो सकती। दहेज के लिए परेशान करना यानी दहेज के लिए जो परेशान करने की स्थिति है वो क्या है? शारीरिक और मानसिक क्रूरता। और ये लगभग 90% घरों में होती ही है। उन्होंने क्या लाई थी अपने बाप के घर से। अब कानून की नजर में तो ये मानसिक क्रूरता है और ये हर परिवार में हो रहा, लेकिन इसके कारण सामने वाला परेशान हो, ये हर घर की मनोवृत्ति नहीं होती। ये सिर्फ ऐसे ही कह दिया, जैसे बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, बोलने की तमीज ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द कहते हैं कि तुम्हें बोलने की तमीज ही नहीं है, तुम बदतमीज हो। ये शब्द इनके लिए उपयोग होते हैं, ये अपराधी नहीं है। तो ऐसे ही फूहड़ टाइप के लोग हैं। चलिए, वो लोग परेशान भी करते थे दहेज के लिए, लेकिन मार डालना ये उनके बस की बात नहीं थी। परेशान करते थे तो 498 एक दोषी हुए ना। मृत्यु इन्हीं परिस्थितियों में हुई है, ठीक है, लेकिन आग दुर्घटनावश लगी थी। मृत्यु दाह से है लेकिन दुर्घटनावश लगी थी या कैसे लगी थी, ये तो एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा और एविडेंस ट्रायल के बाद आएगी। अभी हम आरोप बनाना चाहते हैं तो जो कुछ रिकॉर्ड पर रखा है, यदि उससे तय होता है कि कौन से अपराध का आरोप हमें लगाना चाहिए तो पिछले सेक्शन से तय हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि हम ये तय नहीं कर पा रहे शुरुआत में कि हम अंत में किस अपराध को साबित कर पाएंगे, ये तय नहीं हो पा रहा। दाह के परिणाम स्वरूप है 7 साल शादी को हुए, लेकिन एविडेंस में यह आ रहा कि वो कहते हैं कि साहब मार डालने के लिए मारा, ठीक है ना। यानी प्रोसिक्यूशन का कहना मार डालने के लिए मारा और डिफेंस का कहना नहीं, हम तो दहेज के लिए मारे। क्योंकि अगर हालांकि बड़ी उल्टी बात हम कह रहे हैं, ठीक है ना। आम समाज क्या मानता, दहेज हत्या ज्यादा गंभीर अपराध है। नहीं, दहेज हत्या नहीं, हत्या ही ज्यादा गंभीर अपराध है। बस ये है कि दहेज हत्या को साबित करना ये थोड़ा आसान है और हत्या को साबित करना थोड़ा कठिन है, बस इतनी सी बात है। अन्यथा हत्या ही ज्यादा गंभीर अपराध है। हत्या में सजा जो मैक्सिमम मिल सकती है कितनी? मृत्युदंड, ठीक है, और मिनिमम कितनी? आजीवन कारावास। जबकि दहेज हत्या में मैक्सिमम आजीवन कारावास, अधिकतम आजीवन कारावास और मिनिमम 7 साल की सजा भी मिल सकती है। इसलिए ज्यादा गंभीर तो हत्या ही है, लेकिन चूंकि साबित करने में दहेज हत्या थोड़ी आसान है, इसलिए लोगों को दहेज हत्या ज्यादा गंभीर अपराध दिखता है। ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो शुरुआत जब हम कर रहे हैं आरोप लगाने की, तो हम क्या साबित कर पाएंगे ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि वर्जन डिफरेंट रखे हैं कोर्ट के समक्ष। आरोप की विरचना तो हम बिल्कुल शुरुआत में करेंगे। जो मटेरियल हमारे सामने रखा गया है आरोप की विरचना के लिए, उससे क्लियर नहीं हो रहा कि हम क्या करें, कौन सा अपराध का आरोप लगाएं। क्योंकि आरोप एक बार लग गया, विचारण हुआ, अब मालूम पड़ा उसमें तो नहीं हुआ, यह पता लगा कि इसमें तो अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अपराध हुआ है, यह साबित हो रहा है। और हमें देख के लग रहा है कि 302 हुई है। जो देख के नहीं लग रहा, जो साक्ष्य कह रहा है वो कह रहा है, क्योंकि अब तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, बिल्कुल सब सुन लिया, आरोप की विरचना का समय तो निकल गया।
अब डिसाइड करना, पता लग रहा है क्या 302 हुई है, और 302 को हमने आरोप ही नहीं लगाया था, क्योंकि प्रक्रिया में दो सेक्शंस में आप ऐसे सोचिए कि 244 नहीं है, ऐसे सोचिए, ठीक है, 244 नहीं है, यानी प्रक्रिया में ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था कि हम 302 का भी आरोप लगा पाते। अब साबित होकर 302 आई है, आरोप हमने 304B का लगाया था, क्योंकि हमें मालूम नहीं, पता ये लगा एविडेंस से कि नहीं, दहेज के लिए नहीं, इन्होंने ही मारा है, इन्होंने ही मारा है, और दहेज के लिए नहीं, मारने के लिए मारा है। तो 304B कहां है? 302 है, ठीक है ना, मारने के लिए मारा है, दहेज के लिए मारा हो तो छोटी बात। हमने आपसे कुछ मांगा, आपने नहीं दिया, हम आपसे चढ़े और हमने आपको मार दिया। हम कम क्रूर आदमी हैं, कम क्रूर हैं, क्योंकि आपने हमें नहीं दिया मेरे अहम का, हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे अहम को चोट लगी और हमने आपको नुकसान पहुंचाया। आपने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ आपको रहने ही नहीं देना चाहते, कारण कोई नहीं। ये ज्यादा गंभीर स्थिति है, इसलिए हत्या बहुत गंभीर अपराध है। तो साबित होकर यह आया कि हत्या हुई है, और 244 था नहीं आरोप के समय, यह 221 आरोप के समय था नहीं। तो हम क्या बना सकते थे? एक ही में बना सकते थे ना, वो बनाया। अब हम नया आरोप बनाए, और अगर नया आरोप बनाया, कर सकते हैं हम, आरोप में परिवर्तन और परिवर्धन हो जाएगा। हम लोग पढ़कर आए हैं, पूर्व में सेक्शन 216 था, आप 23 जोड़ लीजिए, 239 हो गया, तो होता आरोप में परिवर्तन और परिवर्धन हम कर देंगे। लेकिन किया तो अगला सेक्शन 240 आ गया, ये 217 आ गया। अब हम फिर से साक्षियों को बुलाएं, ट्रायल विलंबित हो रहा है, ठीक है ना। इसको ठीक करने के लिए सेक्शन कौन सा बनाया? 244, या पूर्व में 221 कहता है, यदि कोई एक कार्य, ये कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं, कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराधों का या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा। हमने अपने समक्ष रखे साक्ष्य को, साक्ष्य नहीं कहना चाहिए लेकिन मुंह तो निकलता है, हमने अपने समक्ष रखे अभिलेख को देखा और हमें यह लग गया कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें 304B ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। हम 304B का आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगा कि नहीं, 304B हो सकता है, 302 भी हो सकता है, 304A भी हो सकता है, ठीक है ना, 306 भी हो सकता है, तो हम सबका उसके लिए हम परमिसेबल 244 में कर दिया। और सुरक्षित ये होता है, बुद्धिमत्ता इसमें है कि अगर 1% संदेह पड़ जाए, 1% संदेह हो जाए कि जिसका हम आरोप बनाने जा रहे हैं इसके डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसका भी बना ही लो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि घर से खाना खा के चलोगे तो नुकसान तो कोई नहीं हो जाएगा, अरे बाहर मिलेगा तो मत खाना, अब तो अपने हाथ में है ना बात, और ना मिले तो घर से खा के ही चले, खा के ना निकले, और बाई चांस बाहर मिला भी ना, मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तब क्या करोगे। तो इसलिए प्रक्रिया ऐसे ही बनाई जाती, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और कचहरी में इंप्लीमेंट होता है वो बात कि जब भी दहेज हत्या का आरोप होगा तो 302 का आवश्यक रूप से बना दीजिए, ठीक है ना। तो आवश्यक रूप से बना दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं परिवर्तित किया है, उन्होंने एक बुद्धिमत्ता की बात विद इन दी लिमिट ऑफ लॉ ये कह दी है कि बुद्धिमत्ता यही है। क्या है, बाद में पहले बनाओ मत और बाद में फिर लिए घूमो, उससे फायदा क्या है। जब एक सुविधा दी गई उसका उपयोग करिए। इसीलिए बार बार कहते हैं कि केस लॉ, इसे पढ़ने की जरूरत क्या है, सबस्टेंटिव लॉ पढ़ो। हाँ, कभी कभी केस लॉ पढ़ने की जरूरत है जहां कानून में एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना, वहां केस लॉ की आवश्यकता होती है। तो आपका 244 कहता है कि तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा, और ऐसे आरोपों में से कितनों का
कितनों का भी, यानी सबका, कितनों का लिख देने के बाद सबका ये लिखने की जरूरत नहीं, कितनों का यानी सबसे कम भी और जितने बन रहे हो सबका या जितनों का चाहे आप, ठीक है, कितनों का एक ही साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप भी लगाया जा सकेगा। कोर्ट में इसी चीज को ज्यादा इंफेसिस करते हैं, इससे ज्यादा क्लियरिटी आती है। हमने आपसे यह कहा कि आपने 302, 304A, 306 सबका आरोप हमने लगाया था, आप सब पर डिफेंस करते जाओगे। हम ये कहें कि या तो आपने 304B किया या 302 किया, तो ज्यादा क्लियर हो गया बात। तो अनुकल्पता अल्टरनेटिव चार्ज लगाना यह भी संभव है, और अल्टरनेटिव चार्ज कोर्ट में रोज लगता है, विशेषकर 304B के मामलों में। वो लिखते आप पर 304B/302 का आरोप लगाया जाता है जो मेरे द्वारा विचारणीय है, ऐसे करके वो लगाते हैं। तो अल्टरनेटिव चार्ज, और यही आपसे पूछा जाएगा कि अनुकल्पता यानी अल्टरनेटिव चार्ज किस सेक्शन में बनाए जाते हैं। तो 244 इसमें बनते हैं अल्टरनेटिव चार्ज, और कहता है सबसेक्शन 2 में, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उससे भिन्न अपराध किया गया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। यानी अगर 244 न होती है या 221 न होती है और आप ये पाते अंत में साक्ष्य से कि 302 हुई है, 304B नहीं, तो आपके पास 216 यानी 239 के अलावा रास्ता था ही नहीं। आप परिवर्तित और परिवर्तित करिए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन अगर आपसे गलती भी हो गई, 244 सबसेक्शन 1 ये कहता था आपको अल्टरनेटिव चार्ज लगा देने चाहिए थे, ठीक है ना, अल्टरनेटिव चार्ज लगा देने चाहिए थे, या सबका चार्ज, जितनों का संदेह आपको हो रहा था सबका आरोप लगा देना चाहिए था। लेकिन आप इतने गब्बर और बेवकूफ और बदतमीज किस्म के आदमी निकले कि अपने घमंड में या अपनी मूर्खता के कारण आपने 244 सबसेक्शन 1 द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अधिकार का उपयोगी नहीं किया और आपने सिर्फ 304B का लगा के रख दिया, जबकि 302 का अल्टरनेटिव बना देना चाहिए था। ऐसा भी कचहरी में रोज हो रहा है, खाली 304B का बना के रखना है, ठीक है ना, और बाद में अगर 302 सिद्ध होकर है और 244 सबसेक्शन 2 हो ही ना, ठीक है, तो फिर कहां जाओगे? 216, 216 के अलावा रास्ता ही नहीं, परिवर्तित करिए, ठीक है, और 217 में दो सिद्ध करिए, 217 सॉरी विटनेसेस आहूत करिए दोबारा, यही तो करना पड़ेगा। इस दशा को भी की जो पीओ है यह भी मूर्ख और अहंकारी हो सकता है। इस अवस्था का उपचार करने के लिए 244 सबसेक्शन 2 बना दिया और यह कहा कि यदि ऐसे मामलों में यानी जिनमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि क्या अपराध किया गया, ठीक है, यदि ऐसे मामलों में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है, एक अपराध का आरोप लगा दिया और अपनी अहंकार में या मूर्खता कारण सबका लगाया नहीं, जबकि मामला ऐसा था जिसमें लग सकता था, ठीक है ना, तो फिर उसने भिन्न अपराध किया जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। यानी परिवर्तन की जरूरत 216 का अवलंब लेने की कोई जरूरत नहीं है, मसला 244 सबसेक्शन 2 से शासित हो जाएगा। लेकिन अगर 244 हो ही ना तब फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो 216 के अलावा रास्ता ही नहीं होगा। अब आप देखें कानून यहां आपको खूबसूरत दिखाई देगा, एक एक सिचुएशन को उन्होंने सोचा है और उसको हैंडल किया है। और सोचा है ये कहना गलत है,
क्योंकि सोचने में आप सब कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे कमी आती जाती है वैसे वैसे अमेंड करते जाते हैं। ठीक है, और आज हमने आपसे कई बार कहा कि आदमी ये मरणशील है, आदमियत ये मरणशील नहीं है। आदमी का अनुभव एक जैसा है, वो हिंदुस्तान में हो, वो अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो। ठीक है, तो ठीक है, हमारे यहां एक अनुभव आया, अमेरिका में एक अनुभव आया, अफ्रीका में तीसरा अनुभव आया, तो आदमियत को एक साथ 4 अनुभव आए। आदमी को एक समय में एक अनुभव आया। तो अगर आदमियत अपने अनुभवों का उपयोग करेगी तो आदमी के लिए रहना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा, अधिक अच्छा हो जाएगा। और अगर आदमी इस अहंकार में रहा कि हम सिर्फ अपने ही अनुभवों के आधार पर निर्णय करेंगे, तो फिर आदमियत के अनुभवों का लाभ उसे नहीं मिलेगा और उसका अहंकार स्वयं उसके दुख का कारण बनेगा। इसलिए क्या है कि कुछ अनुभव यहां हुए, कुछ अनुभव अमेरिका में हुए, कुछ अनुभव अरब में हुए, और सारे आदमियों के यानी आदमियत के जो अनुभव हैं उनके आधार पर व्यवस्था को बनाया जाता है। तो ठीक है, ये सारी स्थितियां दुनिया के किसी कोने में आदमी को अनुभव में आई हैं और उससे बाहर निकलने का उसने प्रयत्न किया है। इसलिए आप आदमियों के लिए बनाई गई व्यवस्था में दुनिया के सभी देशों में एक रूपता और एक जैसी चीज देखेंगे। और इसीलिए क्या कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था, कहा जब आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर बात कर रहे थे तो वहां कहता था कि अगर किसी भारत के निवासी ने दुनिया के किसी हिस्से में कोई अपराध किया है तो उसे भारत में विचारित किया जा सकता है, किंतु केंद्र सरकार की अनुमति से। केंद्र सरकार की अनुमति क्यों हो सकता है? उसने जो यहां, ठीक है, जिस अपराध के लिए उसे विचारित करना चाहते हैं वहां भी तो वो अपराध ही समझा जाता होगा। कुछ अपराध ऐसे हैं जो यहां अपराध माने जाएंगे, दुनिया के किसी हिस्से में अपराध नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः जो यहां अपराध माना जाएगा वहां भी अपराध माना जाएगा, और जितना दंड यहां है लगभग उतना ही वहां रहेगा। तो अगर वहां दंडित हो गया तो व्यक्ति को 2 बार दंडित तो कम से कम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए उसे दोबारा केंद्र सरकार की अनुमति से ही दंडित, ठीक है, विचारित करेंगे, क्योंकि यह जानने का साधन केंद्र के ही पास है। सरकार ही वहां पूछ सकती है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि सरकार कार्यकारी अंग है राज्य का, इसलिए वो विशेषता वहां रखी गई। तो आदमी के अनुभव सीमित है, आदमियत का अनुभव बड़ा है, और इसलिए आदमियत के अनुभवों से सबक लेते हुए कानूनों में प्रावधान आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। और हर स्थिति के बारे में प्रावधान मिल जाएगा, क्योंकि जीवन की जितनी स्थितियां हैं लगभग दुनिया के किसी न किसी कोने में अनुभव की गई, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो 244 सबसेक्शन 1 और 2, और हमने बार बार कहा है आपसे, आप किसी भी सूरत में दृष्टांत नहीं छोड़ेंगे। दृष्टांतों का हमें बताना समय की बर्बादी है, आप देख लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ना आए तो हमें बताइए, हम करेंगे, ठीक है ना। 245 क्या कहता है, अभी बात कर रहे हैं, 1 मिनट। और प्रक्रिया ये हर स्थिति को सोचकर बनाई जाती है, और इसीलिए बनती कि काम ठीक ढंग से हो। काम ठीक ढंग से हो गया और प्रक्रिया में उस काम को करने के जो तरीके बताए गए उससे नहीं हुआ, काम तो हो गया, ठीक ढंग से ही हुआ, बस प्रक्रिया में बताए गए ढंग से नहीं हुआ, तो ये इमैटेरियल है, क्योंकि काम का होना ये लक्ष्य है। प्रक्रिया का पालन इसलिए कि काम ठीक से हो जाए, काम ठीक से हो जाना ही लक्ष्य है, प्रक्रिया से ही ठीक से हो यह लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चाहे सीपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो,
कोई प्रोसीजर लागू, वहां हमेशा यह लिखा रहता है कि अगर अभियुक्त पर कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं हुआ तो अमुक काम जिस ढंग से किया जाना बताया गया था, अर्थात प्रक्रिया के अपालन का कोई परिणाम होगा ही नहीं। लेकिन कोशिश की जाती है कि प्रक्रिया का पालन होता रहे, क्योंकि प्रक्रिया के पालन में गारंटी है कि काम ठीक होगा, क्योंकि प्रक्रिया सोच समझकर बनाई गई है। और प्रक्रिया के अपालन से गारंटी नहीं है कि ठीक ही होगा। फिर तो ठीक शायर कर पाएगा, सिंह कर पाएगा और सपूत कर पाएगा, और सपूत का मिलना एक दुर्लभ घटना है, ये सर्वसुलभ नहीं है। इसलिए प्रक्रिया के पालन पर जोर ये दिया जाता है, और प्रक्रिया के पालन पर जोर इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि प्रक्रिया में लगभग सारी स्थितियों के लिए कहीं ना कहीं प्रावधान ये कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि अगर स्थिति ये है कि जो आरोप हमने आप पर लगाया वो तो हम साबित नहीं कर पाए, जो नहीं लगाया वो साबित कर दिया, और जो नहीं लगाया वो आरोप उसके अंतर्गत है। ठीक है ना, जो नहीं लगाया और जो साबित हुआ, जो नहीं लगाया वही तो साबित हो गया, जो लगाया था वो साबित नहीं हुआ। ठीक है ना, जो लगाया था वो साबित नहीं हुआ और जो नहीं लगाया था वो साबित हो गया। लेकिन जो नहीं लगाया था वो आरोप उस आरोप के जो लगाया था उसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत आता है। देखिए, चीजों से जब सिचुएशंस जुड़ती हैं तो वे अधिक गंभीर और आपका कम गंभीर ये बन जाती है। हमने आपको थप्पड़ मारा, ये एक स्थिति है। आपने हमारे मुंह पर थूका था और फिर हमने आपके थप्पड़ मारा, ये दूसरी स्थिति है। थप्पड़ मारना आपने ठीक है, हमें एक चीज हमारे पास थी वो हमसे लेनी चाहिए, ठीक है, और हमने आपके थप्पड़ मारा, ये तीसरी चीज है। हम आपकी एक चीज आपसे मांगे, आपने नहीं दी, फिर हमने थप्पड़ मारा, ये चौथी चीज है। ठीक है ना, तो स्थितियां जैसे ही जुड़ेंगी या हटेंगी वैसे ही जो दंड का विस्तार है या जो दायित्व का विस्तार है इसमें कमी होनी चाहिए या बढ़ोतरी होनी चाहिए। न्याय की यही मांग है, न्याय की मांग यही है। ठीक है ना, क्योंकि न्याय क्या है, न्याय वो है जो होना चाहिए। और इसीलिए जब हम लोग फैक्ट इन डिस्प्यूट, विवादित तथ्य, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कहां, एविडेंस एक्ट में, तो वो कहता है कि हर वो तथ्य विवादित है जिसका एक पक्ष प्रख्यान करता है और एक पक्ष प्रत्याख्यान करता है, और यानी ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ ये भी होना चाहिए कि वो तथ्य ऐसा हो कि अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में यदि साबित हो जाए तो कोई ना कोई अधिकार, कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई निर्योग्यता या तो उत्पन्न होती हो या समाप्त होती हो या उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती हो या उसके विस्तार में बढ़ोतरी होती हो या उसके विस्तार में घटोतरी होती हो। इसीलिए फैक्ट इन डिस्प्यूट में ये बातें कही जाती हैं। ये भी फैक्ट इन डिस्प्यूट होगा कि आपने हमारे मुंह पर थूका था या नहीं, क्योंकि इससे विस्तार में कमी आएगी। हमने आपका पेन लेना चाहा था फिर नहीं दिया था, तब मारा था, इससे विस्तार में बढ़ोतरी होगी। ठीक है ना, तो प्रकृति परिवर्तित हो, यानी आपको दंड से जुर्माने में पहुंच जाए, मसला जुर्माने से दंड में आ जाए, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें फैक्ट इन डिस्प्यूट बनेगी। इसीलिए वहां डेफिनेशन में ये कहा जाता है। तो हमने जिसका आरोप लगाया था वो साबित नहीं कर पाए, जिसका नहीं लगाया था वो साबित हो गया, और जिसका नहीं लगाया था वो उसके अंतर्गत है, जिसका लगाया था, ठीक है ना, जिसका लगाया था उसके अंतर्गत है। तो जिसका नहीं लगाया था उसके लिए हम आपको दंडित कर देंगे, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
उससे बड़े का आरोप हमने आप पर लगाया था। हमने इसका आरोप लगाया था कि आपने जब मेरे पास मौजूद चीज नहीं ले पाए, आपने लेने की कोशिश की थी और नहीं ले पाए, तब आपने मेरे थप्पड़ मारा। हमने इसका आरोप आप पर लगाया था। या आपने हमसे अमुक चीज ले लेने के लिए थप्पड़ मारा था, ले नहीं पाया क्योंकि पुलिस आ गई थी। तो लूट तो हो गई थी ना, तो हमने आपके ऊपर लूट का आरोप लगाया था। हम जो साबित हुआ लास्ट में, क्योंकि लगाया तो वो तो शुरुआत में लगाया, और जब साबित होकर आया तो ये साबित होकर आया कि नहीं, आपने सिर्फ मारा था, लेने की कोई चीज कोशिश नहीं की थी। वो तो बड़ा चढ़ा के कह रहे थे कि हम चैन पहने थे, लेने की कोशिश की और थप्पड़ मारा, और तब तक पुलिस आ गई। चैन वाली बात नहीं आई, लेकिन उपाधि कारित की। तो हमने उपाधि का आरोप तो लगाया नहीं था आप पर, हमने तो लूट का लगाया था, ठीक है ना। लेकिन जो लगाया था वो लूट के यानी ठीक है, जो लगाया था उसके अंतर्गत ये भी है जो साबित हुआ है, किंतु जिसका आरोप नहीं लगाया था, ठीक है ना, ये भी उसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। ये स्थिति बनी आगे। हमने आपको और उदाहरण दिया था, हमने कहा था कि बैंक मैनेजर को आपने बैंक में जमा करने के लिए पैसे दिए, तो बैंक मैनेजर को दिए ना, लोक सेवक की पदी हैसियत में आपने उसे पैसे यूं ही नहीं दिए। अगर वो बैंक मैनेजर न होता तो नहीं देते, था इसलिए दिए। तो लोक सेवक की पदी हैसियत में उसे आपने पैसे न्यस्त किए, उसके पास उस पर एक ट्रस्ट ये अभिव्यक्त किया और उसे पैसे दिए। वो बैंक मैनेजर आपका मित्र भी था, ठीक है ना। फिर भी बैंक मैनेजर की हैसियत में दिए, और उसने उन पैसों के संबंध में न्यास भंग किया, अर्थात अपने लिए कार खरीद ली, आपके अकाउंट में जमा नहीं किए, तो उसने 409 का अपराध किया, ठीक है। लेकिन चूंकि वो आपका मित्र भी है, आपने उसे पैसे दिए, ये भी सही है, वर्किंग आवर में दिए, उसके ऑफिस में ही दिए, लेकिन उसकी पर्सनल जरूरत के लिए दिए। उसने मांगे और आपने दिए, क्योंकि वो आपका मित्र था। तो अगर पैसे उसने वापस नहीं किए तो ये सिंपल न्यास भंग है, ये लोक सेवक के द्वारा पदी हैसियत में किया गया न्यास भंग नहीं है। हमने आप पर 409 का आरोप लगा दिया था, लेकिन साबित लास्ट में यह हुआ कि नहीं, उसने मांगे थे और आपने दिए और उसने न्यास भंग किया। तो 409 में कितना सजा है? आजीवन कारावास। और 406 में कितनी है? 3 साल, ठीक है ना। गंभीर मामला, गंभीर ढंग से परिवर्तित हो गया मामला, और जो साबित हुआ उसका आरोप हमने नहीं लगाया था, लेकिन जिसका आरोप लगाया था उसके अंतर्गत ये आता है, जिसका आरोप नहीं लगाया था। क्योंकि जब तक पहले तो न्यास भंग साबित होगा ना, फिर यह साबित होगा कि पदीय हैसियत में, यह मित्र की हैसियत में है। किस हैसियत में न्यास भंग हुआ? अव्वल तो न्यास भंग साबित होगा ना। तो भले ही पदीय हैसियत में न्यास भंग साबित हो या मित्र की हैसियत में साबित हो, हैसियत ये विस्तार को बढ़ाएगी और घटाएगी, लेकिन न्यास भंग साबित होने की जरूरत दोनों जगह है। तो हैसियत जो साबित हुई वो डिफरेंट है, लेकिन न्यास भंग भले ही उसका आरोप स्पेसिफिकली अलग से न लगाया गया हो, ठीक है, लेकिन लगाया तो जा सकता था, ठीक है। तो मामला 244 में भी पहुंच रहा है, सबसेक्शन 2 में भी पहुंच रहा है, लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक 245 बनाया गया है या 224 बनाया गया है, तो हम ये कहेंगे कि ये स्थिति 224 से शासित होगी। और 224 या 244, 245 क्या कह रहा है? जब वह अपराध जो साबित हुआ है, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है, ठीक है ना। स्पेसिफिक यहां आ गया, इसलिए इस स्पेसिफिक सिचुएशन को हम 224 से या 245 से शासित होता हुआ मानेंगे। क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है, यानी अपराध एक विशेष प्रकार का ऐसे शब्द है ना, जब ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, न्यास भंग ये भी विशिष्टि है उसकी, पदीय हैसियत
ये भी विशिष्टि है उसकी, जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा पूरा और छोटा अपराध बनता है, बड़ा नहीं, पूरा और छोटा। आपने न्यास भंग का आरोप लगाया था, साबित यह हुआ कि आपने मैनेजर को पैसे दिए थे, अपने मित्र मैनेजर को पैसे नहीं दिए थे, यानी 409 साबित हो गया। साबित जो हुआ 409 साबित हुआ, तो आपका 245 आपकी मदद नहीं करेगी, ठीक है। तब 245 आपकी मदद नहीं करेगी, 244 भी नहीं करेगी, क्योंकि 244 ये कहती है कि एक से अधिक आरोप लगाया जा सकता था, एक से अधिक आरोप लगाया जा सकता था। और एविडेंस जो कहती थी आरोप की विरचना के समय, ठीक है, वो सिर्फ ये कहती थी कि आपने मित्र मैनेजर को पैसे दिए थे। तो 244 का या तो एविडेंस ऐसा होता कि दोनों स्थितियां बन रही होती, कि मित्र मैनेजर को पैसे दिए ये भी लग रहा होता, और खाली मैनेजर को पैसे दिए ये भी लग रहा होता, तो 244 आती, ठीक है ना। क्योंकि जो एविडेंस है उससे कई अपराधों का बनना संभव है, आपने सिर्फ बनाया नहीं और साबित भी हो गया, तो 244 सबसेक्शन 2 आपकी मदद कर देगा। जो एविडेंस था वो वही ये कहता था कि मित्र मैनेजर को पैसे दिए, तो फिर उसी का बनेगा आरोप। अब साक्ष्य जब आया, साक्षियों ने जो बताया उससे यह साबित हुआ कि ना मैनेजर को दिए थे, मित्र मैनेजर को नहीं। तो बजाय 406 का आरोप था, साबित हो गया 409, ठीक है। अब 216 या 239 के अलावा रास्ता है ही नहीं है, अब तो वहीं जाना पड़ेगा, अब तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर 409 का लगाया, मित्र मैनेजर नहीं, मैनेजर को पैसे आपने दिए थे ये लगाया, और मित्र मैनेजर ने न्यास भंग किया, ये साबित हो गया, तो मामला आसान है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस दशा के लिए 245 कहता है, किंतु जिनमें से केवल कुछ के संयोग से पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है, किंतु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। यानी 409 के लिए तो हमने लगाया था पूरा छोटा, ठीक है, आरोप साबित हो गया, शेष विशिष्टियां साबित नहीं हो पाई। ये नहीं साबित हो पाया कि मैनेजर को पैसे दिए थे, ठीक है ना, लेकिन ये बात उसके अंतर्गत है, तो जो साबित हुआ उसके लिए दंडित किया जाएगा, भले ही उसका आरोप नहीं था, ठीक है ना। ये सबसेक्शन 2 कहता है, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उसका उस पर आरोप नहीं था। वही हमने लूट के लिए लगा दिया आप पर आरोप, ठीक है ना, और जो साबित हुआ उसने उसे घटाकर छोटा अपराध कर दिया, ठीक है। तो लूट के लिए ना, उदाहरण वो ले लें, हमने आप पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था, यानी उपाधिकारित करने का, उपाधिकारित करने का आरोप हमने आप पर लगाया था, जो धारा 323 में पूर्व में दंडनीय है। जो साबित हुआ वो ये कि आपने थूका था, तब हमने थप्पड़ मारा था, ठीक है। तो स्वेच्छा प्रकोपन देने पर, आपने हमें स्वेच्छा प्रकोपन दिया था, तब हमने आपको उपाधिकारित की थी। यानी जो साबित हुआ वो मसला 334 में आता है, पूर्व की सेक्शन कोट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले आपको 1 साल सजा मिल सकती थी, अब सिर्फ 1 महीने मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने प्रकोपन दिया था हमें, तब हमने मारा था, नो डाउट। तो उसके लिए सबसेक्शन 2 कहता है, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, किसी अपराध का, और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, यदि उस पर उसका आरोप नहीं था। एक विशिष्टि साबित हो गई कि आपने थूका था, तो उसने उसे घटाकर छोटा अपराध कर दिया, 323 से मसला 334 में पहुंच गया, ठीक है ना। तो उसके लिए दोष सिद्ध किया, क्योंकि छोटा ही है ना, बड़ा तो नहीं है। कहता है, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। क्योंकि प्रयत्न जब पूर्ण होगा तभी काम बनेगा, काम होगा, और काम को करने का आरोप लगाया,
तो सीधी बात है, प्रश्न का तो उसमें शामिल ही है, ठीक है ना। 302 के लिए आरोप लगा दिया था और 307 साबित हुई, 302 साबित नहीं हुई। ये साबित हुआ कि मिस हैंडलिंग से मौत हुई, ठीक है ना। आदमी ठीक हो गया था तो ठीक है, हत्या का प्रत्यय आपने किया, अब दोबारा संशोधित करते घूमे उसके लिए जरूरत ही नहीं, क्योंकि काम का तो आरोप था, प्रश्न का आरोप मान लिया जाएगा, ठीक है ना। इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोष सिद्धि प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिनमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्त पूरी नहीं हुई। अगर मान लीजिए कोई कानून शर्त लगाता है कि 406 में तभी दोष सिद्ध किया जाएगा या कार्रवाई शुरू होगी जब फला की अनुमति मिल जाए, तो जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। और बड़े के लिए ऐसी स्थिति नहीं थी, ठीक है ना, बड़े के लिए ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन छोटे के लिए ऐसी स्थिति है कि किसी की अनुमति वगैरह चाहिए। तो अगर विधि कोई शर्त लगाती है छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध करने से पहले, तो फिर नहीं किया जाएगा, अन्यथा कर दिया जाएगा। अब सिर्फ आरोप में 2 सेक्शन बचे, सोमवार को ईश्वर चाहेगा ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे।